अब अपने आरटीई एक्ट 2009 के बारे में देखते हैं। ये जो एक्ट है बन के तैयार हो गया 2009 में, पर ये पूरे भारत में लागू होता है 1 अप्रैल 2010। जम्मू कश्मीर में उसमें लागू नहीं हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक्ट लागू हुआ अक्टूबर 2019 में। जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होता है तो जैसे ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होता है तो सारे अधिनियम जो विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहे थे वो स्वतः ही लागू हो गए। चाहे वो पंचायती राज अधिनियम है, चाहे वो आरटी एक्ट है, चाहे कोई भी एक्ट है तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जैसे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया वो सारे एक्ट अपने आप क्या हो गए, यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं। यानी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो लागू है वो आरटीई एक्ट 2009 नहीं है, वो आरटीई नियमावली या नियम है, अधिनियम नहीं है, और वो 2011 है। वो 2011 है। ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो अधिनियम नहीं है, वो नियम है। क्या फर्क होता है हम इसको पहले पूरे पढ़ लें, फिर आपको हल्का सा मैं उसके बारे में परिचय दे दूंगा कि आरटीई नियमावली 2011 क्या है, तो इस पर हम बात कर लेंगे। अब इस अधिनियम में हमें क्या पढ़ना है, कितने इसमें अध्याय हैं, कितने इसमें अनुच्छेद यानी कि धाराएं हैं और कितनी अनुसूची है। तो आपको बता दूं मैं इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 7 अध्याय हैं। कितनी धाराएं हैं, तो 38 धाराएं हैं। कितनी अनुसूची है, तो 1 इसमें अनुसूची है। ये अपना पूरा रखना है। हमें 7 अध्यायों के नाम देखने हैं, कौन सा अध्याय सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं और एक एक धारा को रटना है। ये 38 की 38 धाराएं हमें अगले कुछ समय में याद होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम करेंगे भी बिल्कुल। पहले अपने अध्यायों के नाम याद करते हैं। सबसे पहला अध्याय किसी चीज का क्या होता है, प्रस्तावना, या उसको कह सकते हैं प्रारंभिक। उसका हल्का फुल्का परिचय होता है पहले अध्याय में। तो इसमें भी इस एक्ट का जो परिचय है वो पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय का नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तीसरे में 3 बातें हैं। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, और माता पिता के कर्तव्य। 3 बात याद रखना, आपको यहां से 3 धाराएं भी याद हो जाएगी। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता। प्रश्न आ सकता है कि कौन से आरटीई एक्ट के कौन से अध्याय में माता पिता के कर्तव्य उल्लिखित हैं। अध्याय 2, 3, 4, 5 ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो समुचित सरकार यानी कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय प्राधिकारी जो वहां के अधिकारी हैं, और सरकार माता पिता। अब सरकार आ गई, प्राधिकारी आ गए, माता पिता आ गए, कौन बच गया, तो बच गए शिक्षक। तो कौन बचा, शिक्षक और विद्यालय वो बचा ना। तो उनके जो दायित्व है वो कौन से में है, चौथे में। अब देखो समुचित सरकार भी हो गई, स्थानीय प्राधिकारी हो गए, माता पिता हो गया, स्कूल हो गया, टीचर हो गए। अब कौन बचा, अब बचा पाठ्यक्रम, उनको जोड़ने वाला। भाई टीचर्स और स्टूडेंट्स को जोड़ेगा कौन, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले प्राधिकारी वर्ग के दायित्व जो कौन से भाग में है, अध्याय में है, 5 में। अब बचे बालकों के अधिकार, तो बाल अधिकारों का संरक्षण। और लास्ट में होता है उसका एक्स्ट्रा जो बातें बचती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन।
जैसे अपन निबंध लिखते हैं उपसहार लिखते थे ना, उपसहार वो होता है ये कि अब बचा खुचा कचरा क्या है वो इसमें लिखा सारा। तो 7 अध्याय हैं, इसको ऐसे याद करना है। पहले में सबसे पहले प्रस्तावना है, मुझे नहीं लगता इसको आप भूलोगे कभी। आप कोई चीज पढ़ते हैं सबसे पहले संविधान पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं? प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना कह दो या प्रारंभिक, यानी कि इस अधिनियम का जो हल्का फुल्का जो परिचय है वो पहले ही अध्याय में मिल जाएगा। दूसरे अध्याय में इसका पूरा नाम लिख देना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तीसरे में 3 बातें हैं, संबोधित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। फिर अब ऐसे देखना कि 3 आगे तो कौन बच गया? टीचर और स्कूल। तो टीचर और स्कूल के दायित्व, फिर पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले के दायित्व, बाल अधिकारों का संरक्षण और फिर बाद में एक्स्ट्रा प्रक्रिया। इतना याद रह जाएगा। फिर आपको इसके साथ एक याद रखनी है ट्रिक, वो आपको रखनी पड़ेगी। 2, 3, 6, 17, 2, 4 और 4। 2, 3, 6, 17, 2, 4, 4 ऐसे 2-3 बार रटोगे आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले अध्याय में कितनी धाराएं हैं? 2। दूसरे अध्याय में कितनी धाराएं हैं? 3। तीसरे अध्याय में कितनी धाराएं हैं? 6। चौथे अध्याय में कितनी है? 17। 5 में कितनी है? 2। छठे में कितनी है? 4। और 7 में कितनी है? 4। अब देखो यहां से आपको 2-3 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? अध्याय नंबर 4 है ना। सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो वैसे तो 2 आते हैं लेकिन सबसे छोटा प्रस्तावना माना जाता है ना। एक तो ये आपको याद हो जाएगा कि किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं, और बाकी अगर आप देखो ना थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाओगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक कौन सा अध्याय है। जैसे इसमें 2 है, इसका मतलब 1, 2, ये 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 से लेकर 28, ये 29 से 30, 31 से 34, 35 से 38। अभी आपसे वो ये पूछ ले कि अध्याय 4 उल्लिखित है, धारा 11 से 32, धारा 12 से 28, धारा 15 से 27, इस तरीके से लिख देगा। तो हमें वो याद कैसे होगा? अगर आपको वो एक ट्रिक याद है ना तो आपको सारा याद है, ये मान के चलो। 2, 3, 6, 17, 2, 4, 4। चाहे तो इसको किसी तरीके से याद करो, भी मैंने तो ऐसे किया है कि 2, 3, 6, 17, 2, 4, 4। आप चाहे इसको 236, 172 इस तरीके से याद कर लो। किसी भी तरीके से इसको आपको अपने से रिलेट करना है। बात समझ में आ रही है? भी मैंने 2, 3, 6 कहा है, आप भले इन तीनों को इकट्ठा कर लो, 236 बोल लो, जैसे आपके लिए सुविधा हो, बट इसको याद करना पड़ेगा। मेरे को ऐसे याद हुआ है 2, 3, 6, 17, 2, 4, 4। तो इसमें 3-4 बातें क्लियर हो गई। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं। अगर वही पूछ ले कि अध्याय 4 में कुल कितनी धाराएं उल्लिखित है, 15, 17, 19, 21, तो 17। वो कैसे याद होगा? अगर वो अपने ट्रिक याद है, ठीक है। वहां भी तो टाइम नहीं होगा, कैसे जोड़ जोड़ के देखेंगे 1, 2, 3 ऐसे करके नहीं टाइम मिलेगा अपने को। तो ये याद हो गया। फिर आपको ये भी पता लगे कि कौन सा अध्याय किस धारा से लेकर किस धारा तक है। और जब इतना आपको आइडिया हो गया ना, आपको पता लग गया कि धारा 12 से लेकर और धारा 28 तक शिक्षक और विद्यालय के दायित्व हैं। इसका मतलब उसमें ये तीनों बातें नहीं आएगी, उसमें ये तीनों बातें भी नहीं आएगी। आपको आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि इसमें तो विद्यालय और शिक्षक की बात होगी। क्या धारा 12 से लेकर 28 तक पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली की कोई बात आएगी क्या? समुचित सरकार के दायित्व आएंगे क्या? बाल अधिकारों की बात आएगी क्या? नहीं। तो इसका आपका ना मोटा मोटा क्राइटेरिया बन जाएगा। यानी ये भी हो सकता है कि जो ऑप्शन डाले हैं, 2 ऑप्शन आपको पक्का पता चल गया कि तो दूसरे अध्याय के हैं, तो आपका बहुत कुछ सीमा तक वो चीज सॉल्व हो जाएगी। तो 7 अध्यायों के नाम और ये ट्रिक 2, 3, 6, 17, 2, 4, 4 आपको याद करनी है। उसके बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा अध्याय है, कितनी धाराएं हैं, सारी चीजें। सबसे छोटा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय, ये 3 ही अध्याय ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मान के चलो कि ये 3 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न लगभग इनमें से ही आएगा, लगभग।
हालांकि कहीं भी से भी आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, बट ज्यादा चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसको ये 3 अगर आपको याद रह के, बाकी आपको याद ही है। तीसरे में आपको याद रखना, तीसरे में 3 बातें हैं, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। उसके बाद में अध्यापक और विद्यालय के कर्तव्य, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले के कर्तव्य। इनके जो कर्तव्य है, बालकों के क्या होते हैं? अधिकार। बालकों का कोई कर्तव्य है नहीं होता, बालकों के होते हैं अधिकार। तो बाल अधिकारों का संरक्षण, इसमें एक्ट का नाम, इसमें प्रस्तावना और ये प्रक्रिया। मैं एक बार चेक करता हूं कितने याद हो गया आपको। पहला अध्याय प्रस्तावना या प्रारंभिक। दूसरा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तीसरा समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य। चौथे में किसके कर्तव्य हैं? 5वें में किसके कर्तव्य हैं? 6ठे में किसके कर्तव्य हैं? कर्तव्य नहीं है ना, अधिकार है किसके? बालकों के। तो बाल अधिकारों का संरक्षण करना है। और 7वां ट्रिक क्या थी? अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे, 7वें में। सबसे बड़ा अध्याय कहां से कहां तक? तो देखो, ये इस एक ट्रिक से आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा। तो अध्यायों के नाम याद है? अब अपने पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट। और अध्याय फर्स्ट में कितनी धाराएं हैं? धाराएं 2, यानी 1 से लेकर 2 तक। तो पहले देखते हैं धारा 1। इसमें इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त तो ऐसे बोला है, नाम है। क्या नाम है? वही नाम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। प्रश्न आ सकता है कि आरटीई एक्ट की कौन सी धारा में अधिनियम का संक्षिप्त नाम उल्लेखित किया गया? तो सबसे पहले ही, क्योंकि पहले ही अध्याय का नाम क्या है? प्रस्तावना या क्या है? प्रारंभिक, या क्या परिचय, यही तो है इसमें। तो परिचय, सबसे पहले परिचय देते अपने क्या बताते होते हैं? अपना नाम ही तो बताते हैं। मैं जब आया था आपने बोला था सर कि परिचय दीजिए आपका, तो मैंने क्या बोला था कि मैं हनुमानगढ़ से हूँ, फलान मकान, ऐसे थोड़ी बोला। मैंने बोला मेरा नाम गुरमीत सिंह है। तो पहले अधिनियम का हम क्या करेंगे? परिचय देंगे, नाम बताएंगे। तो इसका नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो पहले धारा में, पहले अध्याय में हमने इसका दिया है नाम। धारा सेकंड, अब अधिनियम का तो नाम बता दिया आपने, अधिनियम बहुत सारे शब्द आएंगे, तो उन शब्दों का तो परिचय देना पड़ेगा ना। तो कुछ शब्दों की हमने यहाँ पे क्या लिखी है? परिभाषाएं। जैसे हमने लिख दी समुचित सरकार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बालक लिख दिया, इसका मतलब क्या है? अभिभावक लिख दिया, इसका मतलब क्या है? वंचित बालक लिख दिया, असुविधाग्रस्त बालक लिख दिया, दुर्बल बालक लिख दिया। इन शब्दों का मतलब क्या है? तो मतलब समझाया गया है यहाँ पर। समुचित सरकार का मतलब क्या है? जिस सरकार का ये काम है। अगर हम बात कर रहे हैं केंद्र से स्तर की, सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर समुचित सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार। अगर हम बात कर रहे हैं राज्य स्तर की, तो राज्य सरकार। और अगर हम बात करें लोकल की, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी पंचायती राज। तो जिस लेवल की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी सरकार है वो क्या हो जाएगी? समुचित सरकार। अगर मैं कहूं कि भाई RSCERT का गठन कौन सी समुचित सरकार करती है, मैं यूं बोल दूं कि RSCERT का गठन समुचित सरकार द्वारा किया जाता है, तो वहां पर समुचित कौन सी हो जाएगी? राज्य स्तर की, तो राज्य सरकार। और मैं कहूंगा NCERT का गठन समुचित सरकार, तो वहां पर समुचित का मतलब केंद्र सरकार। तो अपने आप आपने इसको अप्लाई कर लेना है कि जिस लेवल की बात हो रही है
सेंट्रल लेवल की है, स्टेट लेवल की है या फिर लोकल की है, तो उस तरीके से सरकार आप इसमें एडजस्ट कर देना तो हो जाएगी समुचित सरकार। बालक, बालक मीन्स, बालक मीन्स 6 से 14 आयु वर्ष के बालक और बालिका दोनों, है ना। बालक मतलब जेंट्स की बात नहीं हो रही अकेले की, लड़का लड़की दोनों, मतलब बालिका शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया RT एक्ट 2009 में। बालिका कहीं नहीं लिखा है, छात्रा कहीं नहीं लिखा है, बालक लिखा है। और बालक में यहां पहले बता दिया कि भाई बालक का मतलब होगा 6 से 14 आयु वर्ष का लड़का लड़की दोनों। फिर इसमें एक शब्द आता है, धारा 2 चल रही है, दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त वर्ग, वंचित वर्ग, अलाभान्वित वर्ग। इन शब्दों का अर्थ क्या है? तो दुर्बल वर्ग से क्या आशय है, यहां पे बता दिया गया कि भाई दुर्बल मतलब कमजोर होता है ना। कमजोर वर्ग में किसको रखेंगे आप? बिल्कुल। तो समुचित सरकार क्या करती है, एक क्राइटेरिया देती है, एक स्टैंडर्ड रेट देती है कि इससे कम जिसकी सैलरी है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल वर्ग। जैसे 2.5 लाख से कम है, अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो क्या हो जाएगा, दुर्बल वर्ग हो जाएगा। ये तीनों एक ही होते हैं। अलाभान्वित बोल दो, असुविधाग्रस्त बोल दो, वंचित बोल दो। इसमें आ जाएगा SC, ST, OBC, बाकी कोई पिछड़ा वर्ग। और वर्ष 2012 से इसमें दिव्यांग बालकों को भी शामिल कर लिया गया है। जो दिव्यांग वो किसमें आते हैं, असुविधाग्रस्त, अलाभान्वित, वंचित वर्ग में आते हैं। तो प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा असुविधाग्रस्त वर्ग, असुविधाग्रस्त बालक या नहीं है, ये कौन सा है ना। तो देखो दुर्बल वर्ग जो है ना, जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है वो दुर्बल वर्ग है। और SC ST पिछड़ा वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं वो सारे किसमें आते हैं, असुविधाग्रस्त में आते हैं। तो धारा 1 में तो अधिनियम का नाम है और धारा 2 में कुछ शब्दों का परिचय दिया गया है। धारा 1 में तो अधिनियम का परिचय दे दिया गया और धारा 2 में अधिनियम में आने वाले कुछ शब्दों का परिचय दिया गया है कि बालक मीन्स क्या होगा, वंचित वर्ग क्या होगा, दुर्बल वर्ग क्या होगा, समुचित सरकार क्या होगी, स्थानीय प्राधिकारी क्या होगा। इस अच्छा, यहाँ पे 2 शब्द मैं आपसे और क्लियर करवाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ली है तो बालक कौन सी कक्षा पास कर चुका है, और प्रारंभिक शिक्षा की बात है तो कौन सी कक्षा पास कर चुका है? प्राथमिक शिक्षा में किसको शामिल करोगे? 1 से 5। और प्रारंभिक में? प्राथमिक में 1 से 8 और प्रारंभिक में 1 से 7, 4। तो इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक का मतलब है 1 से 5 और प्रारंभिक का मतलब 1 से 8। इस अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 8 और प्राथमिक शिक्षा का मतलब 4। यहाँ पे प्राथमिक उच्च प्राथमिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, ऐसा उस शब्द नहीं मिलेगा आपको, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, 2 ही शब्द मिलेंगे आपको, प्रारंभिक और प्राथमिक। वैसे प्राथमिक का मतलब हम 1 से 8 ही मान के चलते होते हैं और प्रारंभिक का मतलब सही है पूर्व प्रारंभिक, और वो शायद हमें ऐसे लगता है कि वो होगा। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का मतलब 1 से 5 और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8। ये दिमाग में रखना, आगे जब भी बात आएगी तो हमें इस अधिनियम के अनुसार ही बताना है, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8। क्लियर? तो कुछ शब्दों का परिचय कौन सी धारा में है? धारा 2 में। तो अध्याय 1 हो गया हमारा कंप्लीट। धारा 1 में तो इस अधिनियम का नाम, उसका परिचय दे दिया गया और धारा 2 में कुछ शब्दों की क्या दे रखी है?
परिभाषाएं कि बालक, समुचित सरकार, प्राधिकारी, अभिभावक, वंचित वर्ग, दुर्बल वर्ग, इसका मतलब क्या है वो हमें समझा दिया गया, क्योंकि शब्द पहले बता दिए गए। जैसे हमने भाग 3 पढ़ा तो सबसे पहले बता दिया गया कि राज्य का मतलब क्या है, ताकि आगे कभी भी आप पूरा पढ़ो तो परेशान नहीं हो, तो पहले बता दिया गया, फिर बार बार नहीं बताएंगे, पहले बता दिया कि बालक का मतलब ये है। आगे मैं कोई धारा पढ़ाऊंगा तो मत पूछना कि बालक का मतलब क्या है, लड़का की लड़की। बालक मीन्स दोनों। आयु 6 से 14, 6 से पहले वाला बालक नहीं है, 14 के बाद वाला बालक नहीं है, 6 से 14 बस फिक्स। अध्याय 2 क्या नाम है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। कितनी धाराएं हैं इसमें? 3, यानी कि 3 से लेकर 5 तक। धारा पहले 3 देखते हैं। इसमें पहले सुन लो फिर लिखना। इसमें लिखा गया कि बालक का ये अधिकार है, क्योंकि देखो यहां पे किसकी बात हो रही है? अधिकारों की। तो बालक का अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तरीके से प्राप्त करेगा और अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। तो बालक का अधिकार है, हम ये कहते हैं बालक का अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क व अनिवार्य रूप से प्राप्त करे, आप उसको रोक नहीं सकते। किसी भी बालक को, भारत के किसी भी बालक को हम शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते। ये बोल रहा है अध्याय 2 की धारा 1 यानी कि धारा 3। धारा 4 कहता है कि बालक का अधिकार है कि अगर वो ड्रॉप आउट हो गया है किसी तरीके से, यानी कि शिक्षा की मुख्य धारा से हट चुका है, तो उसको दोबारा री एडमिशन लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि भाई बच्चा, आपके स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, 2 महीने पढ़ा और वो किसी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ गया, फिर 6 महीने वो घर पे रहा और 6 महीने बाद वो वापस आया कि मुझे एडमिशन लेना है, तो दोगे कि नहीं दोगे? एडमिशन देना पड़ेगा। पड़ेगा, देंगे नहीं, देना पड़ेगा। बालक का अधिकार है, यानी कि मुख्य धारा से हट चुके बालक को मुख्य धारा में जुड़ने का अधिकार है। आप मना नहीं कर सकते कि 6 महीने बाद आया एडमिशन नहीं देंगे। कल एग्जाम है ना, आज भी आ गया तो एडमिशन देने पड़ेंगे और उसको उसी कक्षा में बिठाना पड़ेगा जितनी उसकी आयु हो गई है। मतलब एक बालक है दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, क्लियर, फिर 3 साल वो घर पे रह गया, कुछ नहीं किया उसने, 3 साल बिल्कुल घर पे रहा बेला आपकी तरह, फिर वो दोबारा स्कूल में आया, तो कौन सी क्लास में एडमिशन देंगे उसको? 5वीं। ऐसे नहीं कि भाई जहां पे छोड़ के गया था वहीं बैठ जा वापिस जाके, उसकी आयु के अनुसार। यानी कि 5 साल के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन देंगे। 10 साल का बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं और 10 साल का बच्चा घर से उठ के स्कूल आया, एडमिशन लेना है, कौन सी कक्षा में एडमिशन देंगे? 5वीं में। वो भले ही कभी स्कूल नहीं गया, 5वीं में लगेगा। अब स्कूल आगे हम पढ़ेंगे, स्कूल और टीचर का दायित्व है कि उसका जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करे, उसको एक्स्ट्रा क्लासें दे, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे, वो करना पड़ेगा। वो तो दायित्व है स्कूल के, शिक्षक के दायित्व है। वो जब वहां पढ़ेंगे वहां बताऊंगा मैं क्या क्या दायित्व है शिक्षक के। तो बालक का अधिकार है कि अगर वो किसी तरीके से ड्रॉप आउट हो गया है तो मुख्य धारा में जुड़ने का अधिकार है उसका। धारा 5, बालक का अधिकार है कि अगर उसको आपका विद्यालय पसंद नहीं है तो टीसी ले सकता है, स्थानांतरण करवा सकता है अपना। किसी वजह से मान लीजिए एक बालक को स्कूल छोड़ना पड़े, बात समझ में आ रही है, तो वो दूसरे विद्यालय में जाके एडमिशन ले सकता है। और जब कोई बालक एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाएगा ना, तो पिछला जो उसका रिकॉर्ड है सारा वो साथ में जाएगा। भाई मान लो कि बालक ने प्रथम परख दे रखी है स्कूल में, 10 में से 8-9 नंबर उसके आ रखे हैं, अब दूसरे स्कूल में गया तो 8 नंबर उसके साथ जाएंगे। हाँ,
तो टीसी यानी कि संस्थानांतरण का अधिकार है बालक का। तो 3 अधिकार है। क्या अधिकार है? कि शिक्षा निःशुल्क तरीके से प्राप्त करे, कि शिक्षा की मुख्य धारा से अगर हट चुका है तो जुड़ने का अधिकार है, टीसी लेने का अधिकार है। तो 3 अधिकार है बालक के इसमें अध्याय 2 में, जिसका नाम ही क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब इसमें बालक के क्या है? अधिकार है। और अध्याय 6 में इनका में क्या करना है? संरक्षण करना है। इसमें तो अधिकार बता रखे हैं, 6 में संरक्षण करेंगे इसका। क्योंकि अगर किसी बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट चुका है और स्कूल में एडमिशन लेने आया और आपने एडमिशन नहीं दिया, तो उसके अधिकार का संरक्षण कैसे होगा? वो अध्याय 6 में पढ़ेंगे कैसे होगा वो। उसके लिए आर्थिक जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है टीचर्स के लिए। तो लिख लो ये 3 अधिकार। अध्याय 2